नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर अनुराग जैन। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद निषाद जी। श्रोताओं, हम बता दें कि 14 नवंबर को हम प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि मधुमेह की बीमारी क्या है, क्या चिंताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और जनता को इसके बारे में क्या जानकारियां होनी चाहिए, यानी कि उनको जागरूक करने के लिए इस दिवस का बहुत विशेष महत्व है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमारे बीच डॉक्टर अनुराग जैन आज उपस्थित हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे एक एक करके कि डायबिटीज से जुड़ी हुई जो मिथ्स हैं, जो मिथक हैं, वो क्या हैं और उनके पीछे की सत्यता क्या है, यानी फैक्ट क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आम जनता की जानकारी के लिए कि डायबिटीज को हम कैसे परिभाषित करते हैं। दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि शुगर, जिसको हम हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि अगर एक लेवल से ऊपर हो तो हम पेशेंट को एज अ डायबिटिक पेशेंट लेबल करते हैं। उसका जो रेंज होता है वो यूजुअली हम अगर खाली पेट की शुगर की बात करें तो अगर 126 से ऊपर शुगर हो तो पेशेंट डायबिटिक होता है, और वहीं खाने के बाद की या रैंडम शुगर अगर 200 से ऊपर हो तो वो डायबिटीज का पेशेंट होता है। यहीं अगर बात करें कि एक रेंज होती है नॉर्मल और एक होता है आपका बॉर्डर लाइन, तो जो नॉर्मल रेंज है वो है खाली पेट आपका 100 से कम और खाने के बाद या रैंडम शुगर आपकी 140 से कम। अब जो इन दो रेंज के बीच का जो अंतराल है, जैसे 100 से 126 के बीच में जो अंतर है आपका खाली पेट वाला, उसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जिसमें कि अगर पेशेंट की शुगर उस रेंज में निकलती है तो शुगर पेशेंट को अभी नहीं है, बट पेशेंट को आने वाले समय में हो सकता है वो 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो, वो पेशेंट शुगर की तरफ बढ़ सकता है और आगे डायबिटीज वाला पेशेंट बन सकता है। ऐसे ही भरे पेट की शुगर अगर आपकी 140 से 200 के बीच की रेंज में आती है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है, खान पान को देखने की जरूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप हो सकता है आने वाले समय में शुगर पेशेंट्स बन जाएं। डॉक्टर साहब, यानी कि आपने जो रेंज बताया, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं भी हैं लेकिन आप बॉर्डर लाइन में आ रहे हैं तो आपको अलर्ट या सावधान होने की आवश्यकता है। यहां पर हम अब सीधे आना चाहेंगे मिथ्स के ऊपर, जो मिथक है समाज में फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि सारे शुगर की बीमारी एक जैसी होती है और सबका इलाज भी एक जैसा होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने दीपक जी। लोगों में जो आम धारणा है कि कोई भी शुगर हो सबका इलाज एक सा होता है और सभी प्रकार की शुगर भी एक सी होती है, मगर ऐसा नहीं है। प्रायः जो शुगर देखने में आती है वो 3 प्रकार की होती है। एक शुगर वो जो बच्चों में पाई जाती है 10, 12, 15 साल की उम्र में, जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें कि शुगर की इंसुलिन बनाने की जो हमारे शरीर में क्षमता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और हमें आगे जीवन यापन करने के लिए, अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है और हमेशा इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दूसरी प्रकार की शुगर जो अमूमन हमें अपने परिवार में देखने मिलती है, हमारे चाचा को, दादा को, ताऊ जी को, जिसको बोलते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज, जो कि एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें कि शक्कर कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। मतलब इंसुलिन शरीर में होता है बट उस इंसुलिन को शरीर उपयोग नहीं कर पाता है, तो इसके कारण हमारी शक्कर बढ़ने लगती है। ये यूजुअली आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण, बैड लाइफस्टाइल के कारण, शारीरिक व्यायाम या शारीरिक वर्कआउट एक्सरसाइज ना करने के कारण ये चीज होती है, जिसको हम पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एंड सेकंड उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं होती है तो दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार की शुगर जो होती है वो केवल गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है, जिसको कि हम GDM यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, जो कि टेम्पररी होती है, जो गर्भावस्था के दौरान ही होती है और इसे आप डॉक्टर की देखरेख में कंट्रोल कर सकते हैं। गर्भावस्था खत्म होने के बाद ये शुगर अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि शुगर के कई प्रकार होते हैं और तीसरे प्रकार के शुगर की आपने जो बात की कि महिलाओं में जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसी टाइम में वो शुगर होता है, बाद में सही हो जाता है। यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि क्या जो महिलाएं पहले से शुगर की समस्या से पीड़ित हैं, क्या वो गर्भ धारण कर सकती हैं? बिल्कुल, ऐसी महिलाएं गर्भधारण कर सकती हैं और पूरी गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर के परामर्श से उचित सलाह लेते हुए अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकती हैं और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं। बहुत अच्छा ये बताया डॉक्टर साहब कि शुगर से पीड़ित महिलाएं भी जो है गर्भधारण कर सकती हैं, कोई समस्या की बात नहीं है डॉक्टर से परामर्श के बाद। और एक आम धारणा और है डॉक्टर साहब कि जो शुगर के मरीज होते हैं,
चूंकि ये मीठे और शक्कर की बीमारी कही जाती है, तो उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। ये कहाँ तक सत्य है? ये बात पार्शियली रूप से ठीक है कि अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको मीठा अवॉइड करना चाहिए। बट अगर, चूंकि दीपक जी जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज कोई पेशेंट मेरे पास आया 40 साल का और मैं उसको बोलूं कि आपको भैया कभी भी मीठी चीज नहीं लेनी है और उसको आगे आने वाले 40 साल और जो उसकी जिंदगी के हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी मीठा ना ले। तो आप डायबिटीज की बीमारी के साथ रहते हुए भी आप थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं, बट मीठे में क्या लेना है, कितना लेना है, ये आपको अपने डॉक्टर के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। राइट टाइप ऑफ स्वीट्स, जैसे कि घर पे बने हुई मिठाइयाँ जो कि मिल्क प्रोडक्ट से निर्मित होती हैं, जिनमें की शक्कर की मात्रा कम होती है, या खजूर की मिठाइयाँ या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाइयाँ आप सेवन कर सकते हैं। उनका अमाउंट भी कम होना चाहिए, पोर्शन साइज लिमिटेड होना चाहिए और कोशिश करें कि कोई भी आपकी मिठाई है उसको अकेले ना लें, खाने के साथ में लें। उस खाने में आपकी प्रॉपर वेजिटेबल्स, प्रॉपर फाइबर्स, प्रॉपर फल फूल होना चाहिए, ताकि वो शुगर जो मीठा आप खाने वाले हैं वो शक्कर की मात्रा को आपके ब्लड में इतना ना बढ़ाए जितना अकेले मिठाई खाने से बढ़ सकती है। एंड दूसरी बात जो दीपक जी आपने बोली कि मीठे खाने वालों को शुगर होती है, तब मीठा खाने का शुगर होने से कोई सीधा संबंध नहीं है। आप मीठा खा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मीठा खाते हैं बट फिर भी उनको शुगर नहीं होती है। अदर लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है तो आपको डेफिनेटली मीठा खाने से और अदर लाइफस्टाइल खराब होने से आपको शुगर पेशेंट्स बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। जी, बहुत सही बात आपने डॉक्टर साहब बताई कि केवल मीठा खाने से हम सीधे जोड़ लें कि शक्कर की बीमारी या शुगर की बीमारी होती है, तो ये जरूरी नहीं है। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कई और भी कारण होते हैं जो आपको शुगर के पीड़ित या पेशेंट बनाने के लिए पर्याप्त हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, आपने बात की कि मिठाई की बात हमने की, अब यहाँ पर कई पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और वो फल खाने से भी परहेज करते हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, तो क्या ये सही है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो जनता में व्याप्त है। शुगर के मरीजों को फल फूल नहीं खाने चाहिए। मैं बोलूंगा कि शुगर के मरीजों को फल फूल खाने चाहिए और अच्छी मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि फल एक ऐसी चीज है जो प्रकृति की बनाई हुई, जिसमें एक बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके शरीर को और आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलूंगा, शुगर पेशेंट से बोलूंगा कि आप फ्रूट का जूस ना लेके, फलों का जूस ना लेके उनको फुल मतलब रॉ फ्रूट लें, साबुत फल लेना चाहिए आपको, और दिन में 2 या 3 फलों की सर्विंग्स आप ले सकते हैं। आप डाइट के साथ भी ले सकते हैं या 2 डाइट्स के बीच में भी ले सकते हैं। कोशिश करना है कि आपको जूस अवॉइड करना है, आपको फल आप ले सकते हैं। और दूसरी बात जो है, आप मैक्सिमम फल जितने भी होते हैं आप सारे खा सकते हैं, सिवाय बहुत ही मीठे फलों के या जो बहुत पक गया हो। जैसे अमरूद है, अगर कच्चा है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, अमरूद पक गया है तो उसको आपको सेवन नहीं करना है। चीकू बहुत ही मीठा फल होता है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। बाकी आप सारे फल फूलों को एक पर्टिकुलर अमाउंट में ले सकते हैं। जी, निश्चित मात्रा में आप ले सकते हैं और कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा जो मीठे फल हैं उनको ना लें आप, और फल के साथ या मीठे के साथ कुछ ले रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे क्या होगा कि जो ग्लूकोज लेवल है अचानक से आपके ब्लड में बढ़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि आमतौर पर हम शुगर को मान के चलते हैं कि ये बढ़ते हुए उम्र की बीमारी है, ओल्ड एज में होती है, तो क्या ये सही है? ये पहले के जमाने में एक आम धारणा थी कि शुगर प्रायः तौर पे 40-45 साल के बाद वाले ही उम्रदराज लोगों में ही देखने मिलती है, मगर आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि आज 25 साल, 30 साल, 20 साल वाले भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको शुगर डिटेक्ट हो रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल के बारे में ही है। इसका जो कारण है वो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है, हमारे जो जंक फूड्स हैं। इससे जो एज है, जो पहले 45-50 साल हुआ करती थी, आज वो खिसक के हमारी 25 से 30 साल आ गई है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसकी हमने बात की, जो बच्चों में पाई जाती है, वो ऐसी होती है कि उसको बचपन में ही डिटेक्ट हो जाती है। वो उसका उम्र से कोई रिलेशन नहीं होता। और जो गर्भावस्था के दौरान होती है वो प्रायः उन महिलाओं में होती है जो 19 साल से 25 साल के बीच में ही होती है। जी, डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बताया कि उम्र से जोड़ करके इसको नहीं देख सकते हैं। पहले जो चीजें 45-50 साल में हुआ करती थी, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के कारण वो चीजें पहले होने लगी हैं। यहाँ पर एक चीज और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, वो है मोटापा। मोटापा भी एक तरह से कहीं न कहीं लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, अन्य कारक भी उसके हो सकते हैं। तो क्या मोटापा से ग्रसित व्यक्ति को शुगर होने की जो आशंका होती है वो ज्यादा होती है? आपने सही बोला कि मोटे लोगों को शुगर होने की जो रिस्क है, जो एक ससेप्टिबिलिटी है, वो आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है। बट अकेले अगर आप में मोटापा है तो आपको शुगर होगी, ये इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉज, मतलब इसका सीधा कारण नहीं है। मोटापा आपकी शुगर होने का सीधा कारण नहीं है। बट चूंकि हमने ये देखा है कि
यूजुअली जो लोग मोटे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यायाम को, शारीरिक एक्सरसाइज को दरकिनार करते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, ज्यादा कैलोरी डाइट लेना, लेट खाना खाना, एक बार में बहुत सारा खाना खा लेना, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये मिलके और आपका वेट बढ़ने के कारण फिर आप शुगर की तरफ मूव ऑन होने लगते हो। बट शुगर की बीमारी किसी भी पर्टिकुलर वेट ग्रुप से, मतलब किसी पर्टिकुलर वेट को अगर ध्यान में रखते हुए बोला जाए तो ऐसा नहीं है। ये किसी भी मोटे लोगों को, पतले लोगों को, कैसे भी लोगों को हो सकती है, और अमूमन जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो तो पतले लोगों को ही होती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर खाने पीने और व्यायाम की बात हो रही है, तो कई बार लोगों को देखा जाता है कि व्यायाम करने और खाने पीने में परहेज, सावधानी बरतने के बाद भी उनको शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपकी शुगर कंट्रोल होना ये 3 बातों पर निर्भर करता है। आप क्या खाना खा रहे हैं, आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं, शारीरिक कसरत कितनी हो रही है, और तीसरा होता है कि आप कौन सी दवाइयां खा रहे हैं। तो इन तीनों का अपना अपना इक्वली रोल होता है। अगर आप इन में से कोई 2 चीजों को मिस कर दें, आप चाहें कि मैं व्यायाम ना करूं, मैं शारीरिक रूप से एक्टिव ना रहूं, या मैं कुछ भी खाऊं, जो भी मेरे मन में आए वो करूं, तो निश्चित रूप से वो जो 2 स्तंभ हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए वो अफेक्ट होंगे। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके साथ यही होता है कि डॉक्टर साहब हम आज फलानी शादी में चले गए थे 15 दिन पहले, इसलिए हमारी शुगर बढ़ी हुई आई। तो वो खुद ही अपने शुगर बढ़ी हुई होने का कारण बता रहे होते हैं। मतलब कि आपका पहले जिनकी शुगर एकदम नॉर्मल चल रही थी दवाइयों पे और उनकी लाइफस्टाइल पे, कुछ दिन के लिए, भले वो 5 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, उतने में उनके खान पान में कोई बदलाव आया, उनके शारीरिक श्रम में कोई बदलाव आया, तो अपने आप वो चीज शुगर में आपकी रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कभी ना करें, ये ना सोचें कि मैं व्यायाम कर रहा हूं, मैं खान पीने में परहेज कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरी शुगर बढ़ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि शादियों में अक्सर लोग जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी खाने पीने में हो जाती हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। मान लीजिए अचानक से आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या कॉज कर सकता है, उससे क्या आपको खतरनाक संकेत मिल सकता है, या आपके साथ क्या दुर्घटना हो सकती है उसके कारण? देखिए, अगर शुगर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से, जैसे 250 से ऊपर पहुंचने लगता है, तो आपको अपनी बॉडी में एक अजीब सी थकान महसूस होना, सिर में भारीपन रहना, बढ़ी हुई शुगर के कारण आप पेशाब बार बार जाते हैं, यूरिनेट बार बार करते हैं, तो उसके कारण जो आप शरीर में पानी की मात्रा होती है वो कम होने लगती है, बार बार प्यास लगने लगती है। आपको हो सकता है उस पानी जो शरीर से बाहर निकल गया है उसके कारण आपका बीपी लो हो जाए, आपको चक्कर आने लगे, ऐसा कुछ भी आपको देखने में मिल सकता है उस समय। जी डॉक्टर साहब, इसके गंभीर जो परिणाम है वो आपने इसके बारे में बताया, और दवाइयों की बात हो रही है, तो कई बार लोगों को लगता है कि दवाइयों से और लाइफ स्टाइल में कंट्रोल करने से उनका शुगर कंट्रोल हो गया है, तो वो दवाइयां छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग दवा खा रहे होते हैं और लाइफ स्टाइल को भी, जीवन शैली को भी वो नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका शुगर कंट्रोल में हो जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है, फिर उनको लगता है कि अब मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे पेशेंट को आप एडवाइस करेंगे कि दवा छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, ऐसे पेशेंट्स को कभी भी दवा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि शुगर या डायबिटीज जिसको अपन बोलते हैं वो एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेसिव मतलब ऐसा कि जब वो स्टार्ट होती है धीरे 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 करके आपकी जो उसका नेचुरल कोर्स रहता है, आपकी लाइफ के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। जो आप आज दवाइयां खा रहे हैं, हो सकता है उन्हीं दवाइयों से आगे चल के आपकी शुगर कंट्रोल ना हो, उनकी मात्रा बढ़ानी पड़े, या आपको कुछ और इंटरवेंशन देने पड़े शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो जो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब हम दवाइयां खा रहे हैं और हमारी शुगर कंट्रोल है, तो हम दवाइयां छोड़ सकते हैं क्या? तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि जो मात्रा आपकी शुगर की कंट्रोल है वो आपके दवाइयों के खाने के प्रभाव से कंट्रोल है। अगर वो प्रभाव आप हटा लेते हैं, आप दवाइयां खाना छोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे करके आपकी शुगर को बढ़ाने लगेगा, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जिसकी शुगर की दवा शुरू हो गई है उसको ताउम्र जीवन भर शुगर की दवा खानी पड़ेगी? ये एक पार्शियल ट्रुथ है। यूजुअली अगर आपकी शुगर किसी कारण से डिटेक्ट हुई है, जैसे मान लो आप यंग पेशेंट हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री बस पॉजिटिव है, या आपकी लाइफस्टाइल बस बुरी है, इस कारण आप शुगर की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके भी अपनी शुगर को, दवाइयों को धीरे धीरे कम करके डॉक्टर के सलाह के हिसाब से भी आप बिना दवाइयों के बाद में शुगर कंट्रोल रख सकते हैं, जिसको कि हम नए कंसेप्ट के हिसाब से डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं। बट यूजुअली ये यंग एज में देखने मिलता है, जो उनको 25-30 साल के आसपास शुगर डिटेक्ट होती है, और जिनकी शुगर की मात्रा अधिक नहीं होती है, मतलब 200-250 तक मैक्सिमम जिनकी शुगर की मात्रा होती है, उनको ये धीरे धीरे लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। बट जिनको शुगर डिटेक्ट देर से हुई है या जिनकी शुगर की मात्रा काफी अधिक रहती है, उनको दवाइयों की जरूरत ताउम्र रह सकती है। दवाइयों की जरूरत ताउम्र रह सकती है, तो एक मिथ ये भी है
कि शुगर की बीमारी लाइलाज होती है। आपने बोला कि रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आप पेशेंट से नॉर्मल अवस्था में सामान्य अवस्था तक आ सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां बन रही हैं, तो यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइलाज बीमारी है या इसका इलाज, इसको मेंटेन करना या इसको मैनेज करना, इसका प्रबंधन करना आसान है? दो चीजें होती हैं दीपक जी, एक होता है क्योर करना बीमारी को, एक होता है कंट्रोल करना। तो शुगर को क्योर करना बहुत मुश्किल चीज है। मतलब अगर कोई उसका कॉज नहीं है, उसका कोई दूसरा कारण निकल के नहीं आ रहा है कि जिसके कारण आपको शुगर हुई हो, तो क्योर करना बहुत ही कम लोगों में देखने मिलता है या बहुत ही कम केसेस में देखने ऐसा मिलता है कि आपने कंप्लीटली क्योर कर लिया। बशर्ते इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं आप, इसको जीवन भर कंट्रोल करके रख सकते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, आपके खान पान में परहेज से, और हो सके तो कुछ छोटा कोई अगर डोज लगता भी है कोई दवाई का तो वो आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार ले सकते हैं। जी, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी को आप नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और सामान्य दिनचर्या, सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर दो चीजें और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कई लोग कहते हैं कि फैमिली में उनके किसी को शुगर की बीमारी नहीं थी, डायबिटीज नहीं था, क्योंकि कई बार आनुवांशिक बीमारी भी होती है ये, फिर भी उनको हो गया। और कई लोग ये कहते हैं कि मैंने जांच कराई और जांच में शुगर आ गया, जबकि मेरे कोई लक्षण नहीं थे शुगर के। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका अनुवांशिक कारण होता है, मतलब कि आप शुगर के लिए और लोगों की अपेक्षा ज्यादा ससेप्टिबल हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब शुगर हो ही जाएगी। आपको शुगर होना या ना होना ये अदर फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है। जैसे कि हमने बात की कि आप कितने फिजिकली एक्टिव रहते हैं, आप कितना अच्छे से अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, और अदर जो अपने वेट को कितने अच्छे से नियंत्रित रखते हैं। तो इन सब चीजों के साथ में आपकी फैमिली हिस्ट्री मिलके आपके लिए शुगर बनने का कारण बनती है। अकेली फैमिली हिस्ट्री से शुगर होना सभी के लिए सही नहीं है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। आप अपने घर आने के पहले व्यक्ति हो सकते हैं जिसको शुगर हुई हो, आपके ना पहले कभी शुगर रही हो, है ना, या आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर को, मदर को शुगर थी और आप में शुगर ना आए। तो ये सारी चीजें ना जीन्स की कारण ही संभव होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने इस मिथ को जो है क्लियर किया, इसके बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया। बस आखिरी में आपसे एक चीज हम समझना चाहेंगे कि कई बार जो शुगर के मरीज होते हैं उनका जो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है और लास्ट स्टेज जैसी कोई अवस्था होती है क्या, या फिर ये बोलते हैं कि अब इनको इंसुलिन देना पड़ेगा, ये क्या अवस्था है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, इंसुलिन एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होती है, प्रेजेंट होती है। चूंकि बढ़ते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो इंसुलिन बनता है उसको बॉडी पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं कर पाती है, तो इसके लिए हमें कभी कभी बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। और दीपक जी, जैसा कि आपने बोला कि लोगों में जो एक मिथ होता है, आमतौर पर धारणा होती है कि इंसुलिन अगर डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया, इसका मतलब मेरी शुगर बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है, अब एक बार स्टार्ट हो गया, अब ये कभी बंद नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसे पेशेंट से, ऐसे मरीजों से, ऐसे लोगों से बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। नए कंसेप्ट के हिसाब से, नई रिसर्च के हिसाब से आप डॉक्टर के पास आए, अगर आपकी शुगर स्टार्टिंग में ही 300 के आसपास निकलती है, आपका HbA1c, जिसको हम बोलते हैं कि 3 साल की जो एवरेज शुगर अपन को HbA1c की रिपोर्ट से मिलती है, अगर 10 या उससे ज्यादा होता है, तो नई रिसर्च के मुताबिक आपको इंसुलिन कुछ समय के लिए स्टार्ट करना उपयुक्त होता है, क्योंकि उस समय आपकी जो बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ा हुआ है शक्कर का, वो बाहर से दिए गए इंसुलिन से कवर हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपका इंसुलिन का डोज कम होता जाता है और आप दवाइयों पे शिफ्ट होते जाते हैं। ये हुई पहली बार जिसमें टेम्परेरी अपन इंसुलिन देते हैं। और कुछ अवस्थाएं होती है जिनमें टेम्परेरी इंसुलिन दिया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल करने के लिए, किसी को निमोनिया हो गया या कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो गई, तो उसको उस समय, जबकि वो आईसीयू में, एमआईसीयू में कहीं एडमिट है, तो उस समय कंट्रोल करने के लिए उसको इंसुलिन दिया जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन टेम्परेरी होता है, उसको परमानेंट नहीं होता कि एक बार चालू किया और हमेशा चालू करेंगे। जैसे मान लो आप 40-50 साल के हो चुके हैं, 55 साल के हो चुके हैं, आपको पिछले 15 साल से इलाज चल रहा है, आपकी शुगर की दवाइयां हैं, पहले एक दवाई थी, फिर 2 दवाई हुई, फिर उन 2 दवाइयों के डोज बढ़े, उसके बाद भी अगर आपकी कहीं ना कहीं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये इसलिए है क्योंकि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये स्टार्टिंग से आखिरी तक इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो वो जो दवाइयां आपको पहले डॉक्टर साहब ने स्टार्ट की थी, वो बाद में जाके काम नहीं करें, तो ये इसका एक नेचुरल कोर्स ही है। तो डॉक्टर को आपको बाद में इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपकी बीमारी हमेशा एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। कभी कभी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए टेम्परेरी इंसुलिन दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि स्थायी रूप से ही दिया जाए, अस्थायी अवस्था में भी दे के कंट्रोल करने के बाद फिर उसे हटाया जा सकता है। डॉक्टर अनुराग जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आए। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस के ऊपर आपने डायबिटीज से जुड़ी हुई जो मिथ्स हैं, जो मिथक हैं, उनके बारे में आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला और जो सत्य उससे जुड़े हुए हैं, जो सच्चाई है, उसको आपने श्रोताओं के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दीपक जी।